हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत पहले इसे सब्सक्राइब करें और उसके बाद आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट तक ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। और इन 10 क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो कि रिलेटेड है वन लाइनर क्वेश्चन से। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि आपकी नॉलेज कितनी है और आप खुद कितना जानते हैं। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये वीडियो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर किया करिए। आप लोगों से बस यही एक शिकायत है कि आप लोग वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। चमगादड़ की ध्वनि आपसे पूछा जा रहा है कि कैसी होती है, कौन सी वो ध्वनि निकालता है, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि एक श्रव्य तरंगे होती हैं, एक पराश्रव्य तरंगे होती हैं। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी तरंगे हैं या ध्वनि का वो कौन सा प्रकार है जो चमगादड़ के द्वारा निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर आपको पता होना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं कि क्या इसका उत्तर होगा। तो जो ध्वनि चमगादड़ निकालता है उसको हम पराश्रव्य कहते हैं। पराश्रव्य कहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चमगादड़ को रात में दिखाई देता है, दिन में वो देख नहीं पाता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। परंतु चमगादड़ को रात में भी नहीं दिखाई देता है। वो इन पराश्रव्य ये ध्वनि जो निकालता है, इन्हीं के माध्यम से वो अपने जो खाने की चीज़ें होती हैं उनको ढूंढ लेता है। जिस प्रकार से वो तरंगे निकालता है ना, वो फिर जब टकरा कर उस तक वापस आती हैं तो उन्हीं के माध्यम से चमगादड़ अपना जो भी रात का कार्य है वो सब करता है। और ये सिर्फ रात में ही निकलता है, क्योंकि रात में जो वातावरण होता है वो बहुत शांत होता है। इस कारण से ये तरंगे इस तक वापस आसानी से आ पाती हैं। यही कारण है कि चमगादड़ हमें सिर्फ रात में ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सरल होगा। विटामिन B6 का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सबसे पहले जितने भी विटामिन्स हैं उनका आपको रासायनिक नाम पता होना चाहिए। किसी ना किसी एग्ज़ाम्स के लिए ये सारे रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो नेम हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, इनके जो नाम हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इनके नाम अलग से बिल्कुल याद कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो आशा करती हूँ कि इसका उत्तर आपको पता होगा। और जो इसका सही उत्तर है वो है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का बिल्कुल सही नाम है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा है, वो कौन सा एंजाइम है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है इसका रेनिन। रेनिन बिल्कुल इसका सही उत्तर है। रेनिन नामक जो एंजाइम होता है वो दूध को दही में स्कंदित कर देता है। तो ये जो क्रिया है ये रेनिन के कारण ही होती है। रेनिन वो एंजाइम है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फलों की कृषि क्या कहलाती है। फूलों की कृषि है ये। फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो आपने फूलों की खेती देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर खेत दिखाई देते होंगे। कई सारे सॉन्ग्स में भी वो खेती आपने देखी होगी, क्योंकि रियल में तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये ना देखी हो, लेकिन अगर आपने किसी मूवी में देखी होगी तो ये खेती बहुत ही सुंदर दिखती है, फूलों की कृषि। पर इस कृषि को कहते क्या है, वो कौन सा नाम है जो हम इस कृषि को देते हैं। तो इस कृषि को जो कहा जाता है वो कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। ट्रक फार्मिंग इस कृषि को कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ट्रक फार्मिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है। तो फूलों की खेती से जुड़ा हुआ है। और या फिर फूलों की खेती को क्या कहते हैं, तो इसको हम ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन कहता है कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। आपसे पूछा जा रहा है कि सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पर ये सलाल जल विद्युत परियोजना कार्यरत है। तो सलाल जल विद्युत परियोजना जो कि संबंधित है जम्मू कश्मीर से, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है सलाल जल विद्युत परियोजना।
हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई थी, इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो भी कोई डैम होता है या कोई नहर हो गई या कोई झील हो गई, यदि वो चर्चा का विषय बनी हुई है तो उससे प्रश्न एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र की जो बुल्ढाना ज़िले में एक लोनार नामक लेक थी, उसका कलर बैक्टीरिया के कारण अचानक से पिंक हो गया, गुलाबी रंग की ये झील हो गई, तो ये चर्चा का विषय बन गई और इस कारण से ये प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत आए थे, परंतु कहाँ से आए थे? क्योंकि मैक्स मूलर के द्वारा जो कथन दिया गया है, जो उन्होंने बताया है कि मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य कहाँ से भारत में आए, वो सबसे सटीक माना जाता है अभी तक का। बाकी और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया, जैसे कि हमारे जो तिलक जी हैं, बाल गंगाधर तिलक जी, उन्होंने भी अपना एक मत दिया कि आर्य जो है तिब्बत के निवासी हैं, उत्तरी ध्रुव के निवासी। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तथ्य सामने रखे, परंतु मैक्स मूलर का जो तथ्य था कि आर्य कहाँ से आए, जो मैक्स मूलर ने बताया, वो सबसे सटीक माना गया। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया, बैक्ट्रिया से आए हैं। मध्य एशिया का जो क्षेत्र था बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता था, तो मैक्स मूलर ने ऐसा बताया कि आर्य वहीं से भारत में आए थे। और अभी हाल ही में एक शोध और हमारे सामने आया जिसने ये कहा कि आर्य भारत के ही निवासी थे, उन्होंने ये सिद्ध किया है। अब इसमें कितनी सत्यता है इसका तो फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है, परंतु जो भी तथ्य है, क्योंकि इतिहास है, दिन प्रतिदिन उसमें नए नए खोज होती रहती हैं, नई नई संभावनाएं हमारे सामने प्रकट होती रहती हैं, तो अभी भी ये तथ्य विचारणीय है कि आर्य भारत के मूलतः निवासी थे या कहीं से घूमकर भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। मध्यकालीन भारत की वह इमारत जिसमें सबसे अधिक संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो मध्यकालीन भारत की इमारत की आपसे बात कर रहे हैं, वो कौन सी इमारत है जिसमें सबसे ज़्यादा सफ़ेद संगमरमर, जो आप देखते हैं ना, उस संगमरमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मध्यकालीन भारत में जो ये संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ये मकराना ज़िले से लाया जाता था और वहाँ से ये संगमरमर ला करके इमारतें बनाई जाती थीं। तो वो कौन सी इमारत है जिसमें सबसे ज़्यादा संगमरमर का प्रयोग हुआ है? इसका बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर ताजमहल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर ताजमहल सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। ताजमहल इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है एतमाउद्दौला का मकबरा। जी हाँ, एतमाउद्दौला का मकबरा जो है वो ऐसी इमारत है जिसमें अभी तक जो जितनी भी इमारतें बनी हैं उसमें सबसे ज़्यादा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और ये एतमाउद्दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। इसको पुत्री को पिता का उपहार भी कहा जा सकता है कि पुत्री ने अपने पिता को उपहार दिया था, उपहार स्वरूप ये एतमाउद्दौला का मकबरा बनवाया था नूरजहाँ जी ने। तो ये मकबरा पूरा का पूरा संगमरमर से बना और बहुत ही ज़्यादा संगमरमर का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो है ताजमहल का हमारे सामने नाम आता है, जो कि सबसे सुंदर इमारत है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, 8 अजूबों में शामिल है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं हमारे सामने रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुगलों के दौरान कृषि दशाओं के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत है। तो वो कौन सी पुस्तक है या कौन सा ऐसा स्रोत है जहाँ से हमें मुगल कालीन जो शासन में कृषि व्यवस्था थी वो कैसी थी उसका पता हमें किससे चलता है? तो आपको बताना है मुगलों के दौरान कृषि दशाओं के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूचना का स्रोत कौन सा है, किससे हमें सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी से मुगल कालीन जो कृषि व्यवस्था थी उसका सबसे ज़्यादा पता चलता है। आईने अकबरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नवा प्रश्न क्या कहता है कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो बहुत सरल आसान सा प्रश्न है, आपको इसका उत्तर आता होगा कि धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। तो यदि धन विधेयक के बारे में आपको मैं बताना चाहूँ कि धन विधेयक पर
जिस सदन का प्रभुत्व होता है कि मतलब उस सदन में ही सबसे ज़्यादा उसके पास धन विधेयक को लेकर के शक्ति होती है, तो वो होता है लोकसभा। लोकसभा के पास धन विधेयक को लेकर के पूर्ण रूप से शक्ति होती है कि राज्यसभा की इसमें कोई शक्ति शामिल नहीं है। राज्यसभा बस उसके पास 14 दिन के लिए ये वो अपने पास इसे रोक सकता है, और अगर वो 14 दिन में इस पर कोई विचार करके या अपना सुझाव देकर वापस लोकसभा को नहीं भेजता है तो उसके बाद भी ये धन विधेयक पारित ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में किस वर्ष बजट को 2 भागों में विभक्त किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है परीक्षा में। तो ये पूछ रहा है कि भारत में वो कौन सा वर्ष था जब बजट को 2 भागों में बांटा गया था, विभक्त किया गया था। तो ये आपको सन बताना है कि वो कौन सा वर्ष था। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 1924, 1924 में। 1924 में ऐसा हुआ था कि बजट को 2 भागों में बांटा गया था, 2 भागों में विभक्त किया गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन 10 प्रश्नों में आपका जो स्कोर है वो कितना रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। और वीडियो कैसा लगा या इस वीडियो के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।